जो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक को हमें बार बार पढ़ना चाहिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार, जब तक अपने आप हमें सारे रिएक्शंस याद ना हो जाए। क्योंकि अगर आप रट्टा मार के जाओगे तो आप भूल जाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार पढ़ना। सो हम पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। और आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्लीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार पढ़ना। अब देखो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या हम बात करें कि बोर्ड्स 2026 पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन। अब यहां पर प्रिपरेशन जो हम करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। पहले हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं प्यारे बच्चों। और अल्कोहल की प्रिपरेशन में जो पहला टॉपिक होने वाला है, उस टॉपिक का नाम है बाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अब तुम बोलोगे सर ये क्या होता है, इसका मतलब बताओ। तो प्यारे बच्चों यहां पर ना समझना, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अब देखो, मैं बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और मैं खुद से लिख लिख के पढ़ाऊंगा। खुद से लिख लिख के इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको हाथों हाथ याद हो जाए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप यहां पर देखना बोर्ड्स पे, और जब मैं पढ़ा लूं उसके बाद आप लिख लेना। मैं आपको लिखने के लिए 10 से 20 या 40 सेकंड का टाइम दूंगा, जो कि बहुत होता है। तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, इस मेथड से हम अल्कोहल को प्राप्त करेंगे। तो ये कैसे होता है देखो, तो आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल अल्कीन है, ये आपके पास अल्कीन है। अब इस अल्कीन में क्या है कि एसिड एज ए कैटलिस्ट, तो एसिड होगा। अब प्यारे बच्चों ये एसिड जो होगा, जैसे H+ लिख दिया, किसी का मन करेगा तो वो H2SO4 लिख देगा, है ना, वो H2SO4 लिख देगा। तो ये अपने ऊपर है, पर आप समझ जाना कि कहीं भी एसिड दिखाई दे तो वो एसिड कैटेलाइज्ड है। तो हमने एसिड एज ए कैटलिस्ट लिया। और हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी डालना। आप इसके अंदर प्यारे बच्चों पानी डालते हो, आप इसके अंदर प्यारे बच्चों H2O डालते हो। अब यहां पर करना क्या होता है, इस बात को समझिए। यहां पर करना क्या होता है, ट्रिक बहुत सिंपल बता रहा हूं। ट्रिक यहां पर एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना, ये जो H2O है इसको दो हिस्से में तोड़ लेना, H+ एंड OH-। और प्यारे बच्चों मार्कोनिकोफ रूल्स के अकॉर्डिंग, अब तुम में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमें मार्कोनिको रूल नहीं आता। मार्कोनिको रूल मैं आपको अगले एग्जांपल में सिखा दूंगा। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो OH- है आपका, OH-, आप पानी को ऐसे तोड़ लेना, H2O को H+ एंड OH- में, और ये OH- जाके कार्बन पे लगा देना। आप अगर कार्बन पे लगाओगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 OH। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर आपने OH- को इस कार्बन पे लगाया है तो H+ को अगले वाले कार्बन पे लगाना है, ताकि ये CH2 से बन जाए CH3, ताकि ये CH3 बन जाए CH3, और ये CH2 है और इसके ऊपर लगा है OH, इसके ऊपर OH लग जाए तो CH3 CH2 OH, तो आपको मिल गया अल्कोहल। तो यू गॉट योर अल्कोहल। आप इसे प्लीज नोट करें, 20 सेकंड का टाइम ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट समझ में आ गया तो कमेंट करते चलो। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो। अब प्यारे बच्चों अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो सिर्फ एक क्वेश्चन है। हम टॉपिक भी पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन भी क्या करेंगे, ताकि आप लगा पाओ अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए। सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए। अब प्यारे बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया है और इसके अंदर आपको डालना है H2O, वो भी एसिडिक मीडियम में, तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले आपको H+ एंड OH- में इसको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपको यूज करना है मार्कोनिको रूल। अब ये मार्कोनिकोफ रूल क्या होता है समझिएगा। मार्कोनिकोफ रूल्स कहता है कि डबल बॉन्ड को देखो, तो आप डबल बॉन्ड को देखना शुरू कर दो। अब डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन को सिलेक्ट कर लो, तो डबल बॉन्ड में एक कार्बन है ये और दूसरा कार्बन है ये। अब मार्कोनिको रूल कहता है कि कम हाइड्रोजन वाले पर OH- को लेके जाना है, कम हाइड्रोजन वाले पे, तो OH- इसके पास जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन है। तो डबल बॉन्ड के अंदर वो कार्बन जिसके पास कम हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के अंदर वो हाइड्रोजन जिसके पास कम हाइड्रोजन है, उसको हम MR रूल कहते हैं, MR रूल। तो MR रूल कहता है कि डबल बॉन्ड में कम हाइड्रोजन पर OH- जाएगा। और प्यारे बच्चों तो हमारा बचा हुआ H जो है, H इसके पास जाएगा, तो क्या होगा समझो। तो ऐसा कुछ हो जाएगा CH3, ये CH3 है, ये CH यहां पर OH लग चुका है और ये बन चुका है CH3, क्योंकि ये पहले से CH2 था, H इसके पास जाएगा, ये CH3 बन जाएगा, तो यू विल गेट योर अल्कोहल। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं जिसका आंसर आप मुझे घर पर बताओगे। तो सपोज करो हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास ये बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग में कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि ये CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, और आपसे बोला गया कि भैया इसके अंदर हमने डाल दिया H2O और एसिडिफाइड है, तो इसका आंसर क्या होगा। दिस इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। तरीका है मार्कोनिकोफ रूल। फटाफट आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया तो कमेंट करते चलो, जो कमेंट करेगा उसका भला होगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्यारे बच्चों देखो, जैसे होता क्या है, कई बार हम एग्जाम में ना टॉपिक का नाम देख के डर जाते हैं, क्योंकि कभी हमने टॉपिक का नाम लिख लिख के पढ़ा ही नहीं होता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको 3-4 बार लिख लेना। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसके अंदर भी प्यारे बच्चों एक, मान लो सपोज करो इसके अंदर हमने कोई अल्कीन लिया, ये हमारे पास कोई अल्कीन है। अब इस अल्कीन के अंदर हम क्या करते हैं समझना, इस अल्कीन के अंदर प्लीज प्यारे बच्चों ध्यान देना, हम इसके अंदर डाई बोरेन लेते हैं।
जैसे ये हमारा BS3 ट्वाइस, इसको डाइबोरेन बोलते हैं। तो यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये RXN का मतलब रिएक्शन होता है। अब यहां पर क्या देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई अल्कीन है और अल्कीन के अंदर हमने डाइबोरेन लिया है, इसलिए इसको बोरेशन बोलते हैं, बोरेशन, क्योंकि ये बोरेन है, डाइबोरेन, इसका नाम होता है डाइबोरेन। ये जो कंपाउंड लिया है ये डाइबोरेन है, इसलिए इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहां पर करना कुछ भी नहीं है, आपको H2O लेना है, H2O2 लेना है और बेसिक मीडियम लेना है। ये मैंने थोड़ा बैलेंस करके लिख दिया, हैबिट है मेरी। यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में H2O, H2O2 लेना है, H2O2, और यहां लेना है OH-। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या है, इसमें भी सेम, आपको डबल बॉन्ड के कार्बन को पकड़ लेना है। तो जी डबल बॉन्ड के कार्बन को तो पकड़ लिया, लेकिन जब डबल बॉन्ड के कार्बन को पकड़ लोगे तो एक नियम याद रखना, वो नियम ये है कि यहां पर चलेगा एंटी मार्कोनिको रूल। अब एंटी मार्कोनिको रूल क्या होगा, तो एंटी मार्कोनिको रूल कहेगा ज्यादा हाइड्रोजन, जो OH- है, OH- वो ज्यादा हाइड्रोजन के पास जाएगा। क्योंकि आपको अगर याद हो, मार्कोनिको रूल ने कहा था कि OH- कम हाइड्रोजन पे जाएगा, तो यहां पर उसका उल्टा होता है, यानी कि यहां पर जो भी है OH- है, ये OH- जाएगा ज्यादा हाइड्रोजन पे, मतलब इसके पास जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के अंदर इसके पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास है दो हाइड्रोजन, तो ज्यादा हाइड्रोजन के पास जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा जो ये कंपाउंड बनकर रेडी होगा, ये कंपाउंड कुछ ऐसा होगा, CH3 CH2 CH2OH। अगर लॉजिकली सोचो कि अगर OH- इसके पास जाएगा तो जो पानी का H+ बचेगा, H+, आपको पता है कि एक H+ भी बनता है पानी के अंदर, दो बातें होती है H2O के अंदर, H+ OH-। अगर OH- ज्यादा वाले के पास गया है तो H+ जाएगा कम वाले के पास, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। फटाफट नोट कर लो, 20 सेकंड का टाइम है, फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर होता है वो होता है रिडक्शन, कि हम रिडक्शन से कैसे बना सकते हैं चीजों को, रिडक्शन। अब रिडक्शन करने के लिए मैं आपको बता दूं, H2 निकल, ठीक है, या PD यूज कर सकते हो, NaBH4, या आप LiAlH4 यूज कर सकते हो। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, LiAlH4 ये सारे याद करना पड़ेगा। हम यहां पर रिडक्शन करने वाले, जहां पर एक चीज ध्यान रखना कि ये जो NaBH4 है, NaBH4 थोड़ा कम पावरफुल होता है, थोड़ा कम पावरफुल होता है, ये कम पावरफुल, बाकी ये सारे ऑलमोस्ट अच्छे खासे पावरफुल होते हैं। और मैं कैटेगराइज कर दूं तो सबसे ज्यादा पावरफुल ये होते हैं, मोस्ट पावरफुल। ये बेटा मोस्ट पावरफुल होते हैं, मतलब इनके पास काफी ताकतें होती है, इसके पास थोड़ा सा कम, और सबसे कम इसके पास होता है मॉडरेट, इसके पास होता है मॉडरेट पावर, और इसके पास सबसे कम पावर होता है। सर ये सब बातें मैं समझ नहीं पाया, मैं आपको एग्जांपल लेके समझा दूंगा तुरंत। अब देखो चलो एग्जांपल यहीं पर लेता हूं कि सपोज करो मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH है। अब ये कोई एल्डिहाइड है, यानी यहां पर जो हम रिडक्शन करने वाले हैं, वो रिडक्शन हम करने वाले हैं कार्बोनिल्स के। अब तुम बोलोगे सर कार्बोनिल क्या होता है, कार्बोनिल बेसिकली ये होते हैं C डबल बॉन्ड O वाले, हम इनके ऊपर ही क्वेश्चन करने वाले, तो हम रिडक्शन कर सकते हैं कार्बोनिल का। तो अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज करो मेरे पास एक कार्बोनिल है, कार्बोनिल मतलब ये मेरे पास एक एल्डिहाइड है। प्यारे बच्चों कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहली बार पता लग रहा होगा कि एल्डिहाइड क्या होता है, लेकिन उनको काम तो चलाना ही पड़ेगा। अब सपोज करो मेरे पास एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड में मैंने डाल दिया H2 निकल, या PD डाल दिया हमने H2PD, PD के साथ H2 डाल दिया, या हमने NaBH4 डाल दिया, या हमने LiAlH4 डाल दिया, हमने ये सब चीजें डाल दी, तो क्या होगा, तो जैसा कहा जा रहा है कि यहां पर हम करेंगे रिडक्शन। अब रिडक्शन के अंदर क्या होगा ये समझना जरूरी है। देखो CH3 अपनी जगह पर सेम टू सेम रहेगा, ये CH3। अब ये देखो C है ना O, अब ये O है ना O, तो इस O के साथ आपको एक H लगा देना है। रिडक्शन का यही मतलब होता है कि इस O के साथ एक H लग जाएगा और बाकी इस हाइड्रोजन से इसके बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। कार्बन के प्यारे बच्चों 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो आपने बोला कि चलो जी ऑक्सीजन के पास हमने एक H दे दिया, H, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, पीछे एक बॉन्ड और ऊपर एक बॉन्ड, तो बचे हुए 2 बॉन्ड आपको हाइड्रोजन से पूरा करना है। इट इज रिडक्शन, यानी आपके पास ये अल्कोहल बन गया CH3 CH2OH। यानी आप रिडक्शन करके भी अल्कोहल को बना सकते हैं। सर एक और एग्जांपल दे दो तो मजा आ जाए। चलो मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और आपने बोल दिया कि सर हमें तो रिडक्शन करना है LiAlH4 से। आप इन सबकी जगह पर कोई भी एक डाल सकते हो, भले ही मैंने यहाँ चारों डाल के दिखाया है, चारों में से कोई भी एक डाल सकते हो। तो रिडक्शन में क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां पर लग जाएगा H, तो ये बनेगा CH3 COH CH3। अब बच गया ये कार्बन, अब इस कार्बन के समझो OH लग गया, OH, O के साथ H, इस कार्बन के पीछे एक बॉन्ड है, आगे एक बॉन्ड है और ऊपर एक बॉन्ड है, तो एक और H लगा दो, बस खत्म खेल। तो CH3 OH CH3 H लगा दो, बॉन्ड कंप्लीट। तो यहां पर प्यारे बच्चों ये भी अल्कोहल है, बस ये 2 डिग्री अल्कोहल है प्यारे बच्चों, यानी आप इजी रिडक्शन कर सकते हैं। बस ध्यान रखना कि ये ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये वाला थोड़ा मॉडरेट, और सबसे कम पावरफुल ये होता है। आप प्लीज इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। चलो प्यारे बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं इसी बात पे। क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्लीज एवरीवन आई रिक्वेस्ट, अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, बस ऐसी क्वेश्चन दे रहा हूं, और मैंने यहां पे डाल दिया LiAlH4, या इसकी जगह पर कुछ और भी हो सकता है, आप निकल डाल सकते हो H2, या H2PD डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। यहां पर NaBH4 नहीं डाला जाता है जनरली, क्योंकि ये वीक होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये स्ट्रॉन्ग वाले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में डाला, तो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों यहां पर बहुत ही खास बात होती है
क्या खास बात होती है, सुनते रहना। ये CH3 सेम रहेगा, ये C सेम रहेगा, ये OH सेम रहेगा, यानी नीचे के तीनों सेम रहेंगे। तो चेंज कहां होगा सर? चेंज होगा ये जो डबल बॉन्ड O है वहां पर 2 हाइड्रोजन आ जाता है। अब तुम बोलोगे सर आपने ये हमें क्यों पढ़ाया? मेरा मन किया कि कभी बाई चांस ऐसा कुछ अजीब गरीब पूछ ले तो आपको पता तो हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होता है। आपको बस ऊपर के ऑक्सीजन गायब कर देने। तो ये बन गया 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का अल्कोहल बन गया। अब प्लीज इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों अगला जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और वो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह क्वेश्चन में यूज होता है। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला कैसे करते हैं सुनना। पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को समझिए। देखिए अगर कहीं लिखा हो RMgX तो ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन इसको समझना कैसे? जैसे CH3MgX, जैसे CH3 माइनस होगा, Mg प्लस होगा और X की जगह पर कोई भी हेलोजन हो सकता है। सपोज करो ब्रोमीन, हेलोजन हो सकता है, हेलोजन, X का मतलब हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब प्यारे बच्चे जरूरी नहीं है कि यहां पर सिर्फ CH3 हो, ऐसा भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पॉसिबल है। अगर बेंजीन के ऊपर हम माइनस लगा दे और बगल में लिख दे MgBr तो ये भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह ही काम करता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंपल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे वो एक एग्जांपल में देखो आप सिंपल सी बात ध्यान रखना हमेशा। मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि हमें बोला कि भाई मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर मेरे पास ये है फॉर्मेल्डिहाइड, बहुत सारे बच्चों को नाम नहीं पता होगा, बोल रहा हूं फॉर्मेल्डिहाइड। अब मान लो मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर क्या किया, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया, CH3MgBr डाल दिया, तो ये CH3MgBr पॉजिटिव। और फिर उसके बाद मैंने लिख दिया कि भैया इसमें मैं पानी भी डाल रहा हूं, वो भी हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं। इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो बेटा आंसर क्या आएगा? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये आपको सीखना है। एक बार अगर ट्रिक सीख गए तो सारे क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। ट्रिक क्या है? देखो इस बंदे को सेम टू सेम बनाओ, HCH, देखो HCH, बस ये जो आपको ऑक्सीजन दिख रहा है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ H जोड़ दो। सुनते रहना बस, यानी इस वाले ऑक्सीजन के साथ आपका यहां पर चेंज क्या हुआ है, देखो H लग गया। अब इस CH3 को उठाना, जो भी यहां पे लगा होगा माइनस वाले पार्ट को, इस माइनस वाले पार्ट को उठा के इसके नीचे डाल देना। तो माइनस वाले पार्ट को उठा के नीचे डाल देना, आपका आंसर आपकी जेब में है, बस यही इसका आंसर है। तो आपके मन में आएगा सर चलो ठीक है समझ गए कि CH3 यहां चला गया और ऑक्सीजन के साथ H लग गया क्योंकि हम अल्कोहल बना रहे हैं। तो बाकी सब कहां गए? ये MgBr कहां गया? तो बेटा ये जो MgBr है ये OH के साथ बॉन्ड बना लेता है, MgOHBr। एक्चुअली में किताबों में ऐसा लिखा होता है MgOHBr, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कई बार जल्दीबाजी में ऐसे लिख देता हूं MgBrOH, तो ऐसे कोई वैसे तो लिखना ऐसे चाहिए MgOHBr, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो आप लोगों ने मुझसे क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा, बहुत सिंपल सी बात है। जो ऑक्सीजन होगा वहां पर H लग जाएगा और जो भी यहां पे लगा होगा माइनस वाला पार्ट वो नीचे आके घुस जाएगा, बस बात खत्म। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं फटाफट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इस क्वेश्चन में मान लो किसी ने बोला, प्लीज ध्यान देना, मान लो इस क्वेश्चन में आपसे किसी ने बोला कि भैया हम इसमें डाल रहे हैं बेंजीन, सपोज करो बाई चांस कि हम बेंजीन डाल रहे जी, और ये माइनस है, ये Mg है, ये Br है, ओहो हो। अब अच्छा फिर बोले कि जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया गया है, तो तुम्हारे सर ने तुम्हें सिखाया है कि सेम लिखो CH3 C CH3 CH3 C CH3 सेम लिखो, ऊपर के ऑक्सीजन में H डाल दो, तो ऊपर के ऑक्सीजन में H डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है जी। और नीचे क्या होगा जी? नीचे नेगेटिव वाला पार्ट आके लग जाएगा नीचे, तो नीचे नेगेटिव मतलब नीचे बेंजीन जाके लग जाएगा। लो आपका आंसर रेडी है। यानी दुनिया जहान का कोई भी क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हो। ट्रिक बहुत सिंपल है, ऑक्सीजन के पास H आएगा और जो भी यहां लगा होगा वो नीचे आके लग जाएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं जो आपको करना है। होमवर्क क्या है? पहला है फॉर्मेल्डिहाइड, कि फॉर्मेल्डिहाइड में अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे CH3MgBr या MgCl डालेंगे तो क्या इसका आंसर आएगा? हाइड्रोलिसिस के बाद H3O पॉजिटिव। दूसरा, अगर मेरे पास कोई एल्डिहाइड है, सपोज करो ऐसा है कोई, ये एल्डिहाइड है, इसके अंदर हम ये सेम चीज डालेंगे, सेम जो ऊपर लिखा है सेम डालेंगे तो क्या आंसर आएगा? और तीसरा, अगर मेरे पास कोई कीटोन है, ये कीटोन सुन लो, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड और ये है कीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन, अगर इसके अंदर ये सेम चीज डालेंगे तो क्या बनेगा? बता रहा हूं, देखो यहां बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, इसका नाम होता है 1 डिग्री, इसका नाम होता है 2 डिग्री अल्कोहल और इसका नाम होता है 3 डिग्री अल्कोहल, जो काफी इंपॉर्टेंट है। फटाफट 10 सेकंड का टाइम लेके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों फटाफट देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। अब हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स देखने जा रहे हैं। फिनॉल्स यानी अल्कोहल के बारे में काफी सारी बातें कर ली। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में एनसीईआरटी कहता है सिर्फ 5 चीज इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्या क्या कहता है देख लो। एनसीईआरटी सबसे पहले कहता है कि भाई देखो तुम क्लोरोबेंजीन ले लो, सुनते रहो, क्लोरोबेंजीन ले लो और 623 केल्विन पर NaOH डाल दो। डाइल्यूटेड NaOH डाल सकते हो, एक्वस KOH, एक्वस NaOH डाल सकते हो, या फिर आप डाल सकते हो सेकंड या कुछ भी ऐसे भी डाल सकते हो, और में एक्वस KOH डाल सकते हो। 623 केल्विन, 300 ATM का प्रेशर, और फिर इसको एसिडिफाई करना पड़ेगा। 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले एक्वस बेस के NaOH या फिर KOH डालना पड़ेगा, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM का प्रेशर, और इसको फिर एसिडिफाई करना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा। उसके बाद ये बन जाएगा आपका फिनॉल। तो आपने बड़े इजीली फिनॉल को तैयार कर लिया और इस रिएक्शन को नाम दिया गया डाउस प्रोसेस, जो कि आपने हेलो अल्केन में भी मुझसे पढ़ा था, सेम चीज।
तो ये कहलाता है प्यारे बच्चों डाउस प्रोसेस। अब प्यारे बच्चों ये तो बड़ा सिंपल है, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या क्या पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी कहता है कि आपके टिप पर होना चाहिए। दूसरा प्रोसेस होता है बेंजीन का सल्फोनेशन करके। ये बेंजीन है, बेंजीन के अंदर डालते हैं ओलियम। अब तुम बोलोगे ओलियम क्या होता है? H2S2O7। तो बेंजीन के अंदर पहले ओलियम डाल के बनाया जाता है सल्फोनिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड के अंदर बेस डाला जाता है, बेस, और बेस डाल के फिर उसको एसिडिफाई कर दिया जाता है, तब बन जाता है फिनॉल। अब तुम बोलोगे सर ये सब हम कैसे याद रखेंगे? याद तो रखना पड़ेगा। इस प्रोसेस का नाम है सल्फोनेशन, बाई सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। आप बेंजीन का सल्फोनेशन करके भी फिनॉल को प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा एनसीईआरटी में ये वाला पॉइंट है। फिर तीसरा पॉइंट, ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड, और तीसरा पॉइंट जो एनसीईआरटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस तो मैं आपको एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा दिमाग में डाल दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। कोई बंदा अगर ये लेक्चर्स देख ले और पीवाईक्यू कर ले, बस उसका काम हो गया, सारे के सारे पीवाईक्यू इससे बन जाएंगे। क्यूमीन प्रोसेस में क्या होता है प्यारे बच्चों? बेंजीन लिया जाता है और बेंजीन के ऊपर कुछ ऐसा लिया जाता है CH3, ऊपर CH3 और इधर भी CH3। इस वाले बॉन्ड को जानबूझ के हम लंबा करते हैं। फिर प्यारे बच्चों इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है दबा के, एरियल ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इसका। तो क्यूमीन, देखो इसका नाम है क्यूमीन, जो हमने बनाया है, इस बंदे को क्यूमीन बोलते हैं जो हमने ये बनाया है, क्यूमीन। तो क्यूमीन में क्या होता है प्यारे बच्चों? हम ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन करने से प्यारे बच्चों क्या होता है, इस बात का ध्यान देना। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है, ये दो ऑक्सीजन इस बॉन्ड में घुस जाता है, ऐसा कुछ ध्यान रखना। ये दोनों ऑक्सीजन इस बॉन्ड में घुसता है, ये बॉन्ड जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये दोनों ऑक्सीजन इस बॉन्ड में घुस जाता है ऐसे। और प्यारे बच्चों फिर जब इसको जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब कि अगर हम इसमें H2O डाल देंगे, एसिडिक H2O, तो यहां से दो हिस्से हो जाते हैं, इसके दो टुकड़े। ये बेंजीन का टुकड़ा अलग हो जाता है, समझना ध्यान से, बेंजीन का टुकड़ा अलग हो जाता है और ये वाला टुकड़ा अलग हो जाता है, जो मैं आपको ही बताऊंगा। सब सही है? नहीं, गलत है। यहां CH3 नहीं आएगा दोस्त, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं फ्लो में ज्यादा हो गया, यहाँ H आएगा। ठीक है गाइस, आई एम सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ H आएगा। मैं क्यूमीन का डायग्राम बनाने में थोड़ी गलती कर दी, CH3 मार दिया, 3 बार मार दिया, 2 बार मारना था। समझे मेरी बात को? सुनो, तो ये जो CH3 है यहाँ पर ये H रहेगा, तो ये ध्यान रखना। अब इसके दो टुकड़े कैसे होंगे? देखो, दो टुकड़े ऐसे होंगे कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये साथ में आ जाएगा। देखो साथ में आ जाएगा, तो यहां बन जाएगा ये OH मतलब फिनॉल। ये और ये पार्ट साथ में हो जाएगा और साइड में आपको मिलेगा ये वाला पार्ट CH3CO CH3 साइड में आपको मिल जाएगा। तो बताओ आपने क्यूमीन प्रोसेस से क्या सीखा कि जो क्यूमीन नाम का कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, दोनों ऑक्सीजन घुस जाता है, फिर H2O डालते हैं एसिडिक मीडियम में, तो आपको मिलता है फिनॉल। तो ये तीसरा प्रोसेस है जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर प्यारे बच्चों चौथा पॉइंट जो एनसीईआरटी कहता है कि ये तो आना ही चाहिए, वो क्या पॉइंट है प्यारे बच्चों? जब आपके पास एनालीन होता है, एनालीन, इसका नाम होता है एनालीन, और ध्यान रखना ये कमर्शियली यूज होता है, ये कमर्शियली, क्यूमीन प्रोसेस कमर्शियल यूज होता है, मतलब पैसा कमाने के लिए क्यूमीन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो फिनॉल बना सके। फिर प्यारे बच्चों हमारे पास आता है एनालीन। अभी जो एनालीन है प्यारे बच्चों, इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले इसमें डाला जाता है NaNO2 प्लस HCl डाला जाता है, वो भी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। अब इससे क्या होता है प्यारे बच्चों? यहां से कंपाउंड बनता है जिसको प्यार से BDC कहा जाता है। और BDC के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे फ्यूचर में, जब अमाइंस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। तो प्यारे बच्चों जो BDC है, जब इसके अंदर हम डालते हैं H2O, सिर्फ गर्म पानी डालते हैं, गर्म पानी थोड़ा सा गर्म, तो हमें फिनॉल बन जाता है प्यारे बच्चों, फिनॉल। तो एनसीईआरटी में इन 4 रिएक्शंस को बहुत इज्जत दी गई है, तो आप भी इन 4 रिएक्शंस को इज्जत देंगे। इज्जत देने का मतलब ये नहीं है कि सच में तुम। अब प्यारे बच्चों यहां पर प्लीज फटाफट एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स हमारे पास है। देखो मेरी बात सुनते रहो। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। अल्कोहल और फिनॉल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इस साइन का मतलब है ज्यादा, एज कंपेयर टू हेलो अल्केन और ईथर। अल्कोहल और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका मतलब होता है ज्यादा एज कंपेयर टू हेलो अल्केन और ईथर। क्यों? क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल के अंदर होता है OH, और OH की वजह से बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईथर, ईथर से ज्यादा क्यों होता है? तो आप बोलोगे अल्कोहल के पास और OH के पास एक एक्स्ट्रा ताकत है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। किसका ताकत है? ध्यान रखना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इज ग्रेटर देन हेलो अल्केन एंड ईथर बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग के कारण। ये कॉम्पैक्ट नोट है, आपके काम आएगा। फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है कार्बन के इंक्रीज होने से। यानी फॉर एग्जांपल अगर यहां पर 3 कार्बन है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और यहां पर 2 कार्बन है तो बॉइलिंग पॉइंट कम। और डिक्रीज विथ ब्रांचिंग, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ ब्रांचिंग। यानी कि अगर कोई सीधा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और कोई ब्रांच में ऐसे है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूं बस एग्जाम के लिए। क्वेश्चन पहला कि बताना है कि ये हमारे पास है इथेनॉल और दूसरा है मेरे पास CH3 CH2 CH3, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो आप बोलोगे सर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अल्कोहल का। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और ये बॉन्डिंग मजबूती का प्रतीक है। मजबूती मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो इसका होगा मोर बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का होगा। और ये क्या है बताओ? अल्केन से ज्यादा होगा।
दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 जो भी है, 1 2 3 4, ये हमारे पास एक अल्कोहल है, इस अल्कोहल में और इस अल्कोहल में आपको बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दूसरा अल्कोहल हमारे पास ये है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ये ब्रांच है, तो साफ साफ लिखा है डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है विथ ब्रांचिंग। और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, अगर कभी दिखाई देगा तो। प्यारे बच्चों, फ्यूचर में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, सारे ग्राफ ईच एंड एवरीथिंग, आप बस बेफिक्र होकर पढ़ते रहो। अब देखो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो सॉल्युबल इन वाटर, जो हमारे अल्कोहल है या फिनॉल है वो सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं पानी के साथ, यानी पानी के साथ रिश्ता बना सकते हैं, तो पानी में घुल जाएंगे, मिल जाएंगे। अब प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है एसिडिटी। अब एसिडिटी की बात करें तो फिनॉल्स जो है वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल। उसके पीछे रीजन क्या है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल, उसके पीछे रीजन मैं आपको यहां समझाता हूं। देखो, ये है प्यारे बच्चों हमारे पास फिनॉल, ये हमारे पास है फिनॉल। तो जब फिनॉल अपना H+, जब फिनॉल अपना H निकालता है तो बनता है फिनॉक्साइड आयन। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है ना, ये फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, यहां पर प्यारे बच्चों रेजोनेंस हो जाता है, रेजोनेंस, तो ये होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ज्यादा एसिडिक होता है, मोर एसिडिक। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, यही तुम्हें आंसर लिख के आना है। देखो, अच्छे नंबर किसके आते हैं, जो कम ना लिखे, ज्यादा ना लिखे, काम की बात लिखे, क्योंकि जो टीचर होता है ना, उसको मिलता है कि भाई तुम्हें 1000 बच्चों का पेपर चेक करना है। अब उसका ये होता है कि बस बच्चा काम की बात लिख दे, मैं उसको फुल नंबर दे दूं। अच्छा, वो काम की बात मिल गया, फुल नंबर दे दो। अच्छा, उसने लिख दिया स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, फुल नंबर दे दो। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम पूरी स्टोरी लिख के आओगे, वो बोलेगा अरे वाह क्या बेटा है, क्या लड़का है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो इरिटेट हो जाएगा। एग्जाम में हमेशा कम लिखना चाहिए पर सही लिखना चाहिए। कई लोग सोचते हैं जितना ज्यादा लिखेंगे वो समझेगा क्या इंटेलिजेंट है भाई। कई लोग एक ही आंसर को 4 तरीके से लिखते हैं कि मुझे समझेगा क्या इंटेलिजेंट है, वो तेरे को वो समझ रहा है। इस बात मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तो भैया कम लिखो, अच्छा लिखो। ये अबे अब तो सीरियस हो जाओ, सुनो। तो फिनॉल जो है अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होगा, हम एसिडिटी पढ़ रहे हैं, एसिडिक की बात कर रहे हैं, क्यों, फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला टॉपिक, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि NO2 या ये जो क्लोरीन है या ब्रोमीन है, X का मतलब होता है क्लोरीन ब्रोमीन। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 इंक्रीज, इसका मतलब होता है इंक्रीज, इस एरो का मतलब इंक्रीज एसिडिटी, ये एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे यहां पर आपके पास बेस्ट एग्जांपल है एनसीईआरटी का, और यही क्वेश्चन बार बार आता है। क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास है पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब तुम बोलोगे सर पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या, चलो बना के दिखाता हूं। देखो, ये जैसे हमारे पास फिनॉल है और इसके पैरा पर नाइट्रो है, पैरा पर नाइट्रो, ओके। फिर दूसरा हम ले लेते हैं ये वाला ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये होता है बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप सच में चाहते हो कि मैं ऐसी कंटिन्यू करूं, कम टाइम में पूरी एनसीईआरटी का समरी आपके पास लेके आऊं, या फिर बोर्ड्स एग्जाम के लिए जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है आपको फटाफट 1-1 घंटे के वीडियोस में करा दूं, तो अपना नाम कमेंट करना और बोलना कि मुझे चाहिए। और फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आ रही है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपका पूरा बोर्ड्स एग्ज़ाम मेरे चैनल के कंटेंट से ही आएगा। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आपको क्या करना है, आपको पता है ना। लव यू ऑल। और बिना कमेंट किए गए तो अगली वीडियो अगर बोलोगे तभी डालूंगा ना, अब नहीं देखोगे तो कहाँ से डालूंगा यार। अगर आपको सच में अगली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दो चाहिए, नहीं देखोगे तो मैं वीडियो नहीं डालूंगा, बहुत सीधी बात है ये तो। अब तुम बोलो, कई लोग बोलेंगे सर हमें तो नाम ही समझ नहीं आता। देखो इस चीज को समझना, इस चीज को समझना, नाम अपने आप समझ जाओगे, याद ही कर लो, नाम सबको याद ही करना पड़ता है। देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो इसके अंदर देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी ज्यादा है। रीजन क्या है, रीजन कि चलो यहां पर NO2 लगा हुआ है, तो NO2, अब अगर मैं फिनॉल की बात करूं, देखो ध्यान से, फिनॉल, तो फिनॉल सबसे पीछे आएगा। सबसे पीछे क्यों आएगा, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि यहां पर NO2 नहीं है, लिखा है ना कि NO2 क्या करता है, इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। तो प्यारे बच्चों देखो यहां पर NO2 नहीं है, तो सबसे कम एसिडिक ये है, सबसे कम, उससे ज्यादा और उससे ज्यादा। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों में से, पैरा वाला में से और ऑर्थो वाले में से ज्यादा एसिडिक कौन है। तो प्यारे बच्चों ज्यादा एसिडिक होता है पैरा वाला। रीजन क्या है, रीजन है यहां पर बन जाता है बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ऑर्थो वाला पैरा से कम क्यों है, मतलब पैरा ज्यादा है ऑर्थो कम है, तो आप रीजन लिखोगे कि जो ऑर्थो वाले में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम इसी वजह से है, एसिडिक जो लेस है ड्यू टू दिस लेस एसिडिक ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ये बात आप ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है, मतलब ये तो हम सीख गए कि NO2 से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो NO2 से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती सीख गए। अब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे OCH3NH2 डिक्रीज एसिडिटी। सर ये समझा दो मजा आ जाए। फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास एक नॉर्मल फिनॉल है, और मेरे पास एक फिनॉल ऐसा है
एक फिनॉल ऐसा है जिसके यहां पर OCH3 है, तो ज्यादा एसिडिक ये होगा, क्योंकि जो OCH3 है डिक्रीज कर रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, तो ये कम एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है। आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मैं अक्सर कहता हूं रिपीटेशन इज द ओनली वे टू सक्सेस। कितने सारे बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्या वो 2 घंटे बाद इसको रिवाइज करेंगे, फिर अगले दिन इसको रिवाइज करेंगे, फिर अगले दिन इसको रिवाइज करेंगे? नहीं। आप कितनी बार भी पढ़ लो, इफ यू डोंट रिपीट, वही स्टार्टिंग से जीरो पे आ जाओगे। इसको कम से कम 10 दिन रिवाइज करना, और जब तक एग्जाम ना हो जाए डेली 5 मिनट या 2 मिनट रिवाइज करना, पन्ने पलट लेना भले ही कॉपी के, ऐसा कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, समझना ध्यान से नोट्स कैसे बने हुए हैं। सपोज करो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब ये होता है, अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है और इसका आप ऑक्सीडेशन करते हो, अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हो आप PCC इन CH2Cl2, सिर्फ PCC लिख दोगे तब भी चल जाएगा, या इसका ऑक्सीडेशन आप करते हो CrO3 के साथ, तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड। देखो PCC और CrO3 के साथ एल्डिहाइड मिलता है, यानी कि अल्कोहल से आप एल्डिहाइड प्राप्त करोगे, CH3CHO। CHO को एल्डिहाइड कहते हैं प्यारे बच्चों, CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, यानी जो CH2OH है वो CHO बन जाता है। ये पूरा देखो CH2OH ये बन जाता है CHO, मतलब यहां से 2 हाइड्रोजन गायब हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन गायब हो गए, तो बचा क्या? CHO, यानी कि PCC और CrO3 के साथ आपको एल्डिहाइड मिलता है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर ये सेम, समझना, इसको दोबारा लिखता हूं मैं, अगर ये सेम चीज है हमारे पास, सेम चीज, ये सेम अल्कोहल है हमारे पास, सेम अल्कोहल, और इसी अल्कोहल के अंदर हम डाल दे K2Cr2O7, अगर हम इसमें K2Cr2O7 डाल दे, वो भी एसिडिफाइड K2Cr2O7 डाल दे, तो प्यारे बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है समझना, कि हमारे पास एक अल्कोहल है, अब इसी अल्कोहल के अंदर आप ये डालते हो तो एल्डिहाइड मिलेगा, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड, और इसी अल्कोहल के अंदर ये डालोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये अपने आप में एक जादू है, ध्यान रखना। उसके पीछे रीजन क्या है बेटा? ये ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हुआ है, और यहां पर थोड़ा कंट्रोल्ड हुआ है, यहां पर थोड़ा सा हमने कंट्रोल्ड कर लिया है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, यहां पर हमने ऑक्सीडेशन को कंट्रोल कर लिया है। समझ पाए मेरी बात को? तो ये पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन वाला क्लियर होगा। अब बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का करेंगे, अभी हमने 1 डिग्री किया है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? ऐसा अल्कोहल देखो, CH3 C, ये CH3 और ये OH, तो बेटा ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री में क्या होता है? 2 डिग्री में ब्रांच हो जाता है, ब्रांच, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, तो ये 2 डिग्री है। अगर आप 2 डिग्री का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे, हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा इसको समझना। अगर इसका ऑक्सीडेशन आप करते हो प्यारे बच्चों, अब इसका ऑक्सीडेशन आप कैसे कैसे कर सकते हो? कैसे भी कर सकते हो, आपका जैसे मन करे वैसे ऑक्सीडेशन कर लो। आपका मन करे चलो मैं K2Cr2O7 लूंगा, ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो जनरली हम PCC के साथ भी कर लेते हैं, कई लोग CrO3 के साथ कर लेते हैं, कैसे भी कर सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन करने से आपको ये मिलता है, देख लो CH3, क्या मिलेगा आपको बताओ? कीटोन। कीटोन कैसे मिलेगा? CH3, ये CH3 रहेगा, यानी 2 CH3 रहेंगे, देखो ये CH3 रहेगा, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इसको हम कीटोन बोलते हैं। यानी कि अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको कीटोन मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है किसी भी हाल में। और प्यारे बच्चों 3 डिग्री, अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, CH3 CSOH और ये CH3, ये प्यारे बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल है, इसके अगल बगल में 3 है, तो 3 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करने जाते हैं तो ये आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑक्सीडाइज ओनली अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए, ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो इन सभी बातों को आप यहां से याद रखें, रिएक्शन आप यहां से लिखते हुए चले, बाकी जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो आपसे ईच एंड एवरी क्वेश्चन बनेंगे, ये मेरा वादा है। अब प्यारे बच्चों अगला टॉपिक अगर हम देखेंगे तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। अब फिनॉल्स के रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल क्या होता है प्यारे बच्चों? ये हमारा फिनॉल है। अब इस फिनॉल का हमें रिएक्शन करना है, तो यहां पर क्या क्या बात आप याद रखोगे? पहला ये कि जो फिनॉल है वो एक्टिवेट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सर ये मुझे समझ नहीं आया, देखिए फिनॉल के अंदर ना ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे जाता है, नीचे जाने से क्या होता है प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। तो ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा ना, नीचे, तो यहां पर नेगेटिव साइन आएगा और बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आएगा, सेम यहां पर नेगेटिव भी आएगा, यहां बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो प्यारे बच्चों इस पोजीशन पे इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं पैरा। तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन आता है और नेगेटिव आता है, तो हम कहते हैं कि जो बेंजीन रिंग है, जो हमारा रिंग है बेंजीन का रिंग, बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो गया है, एक्टिवेट हो गया है, एक्टिवेटेड। क्यों एक्टिवेट हो गया है? कि अगर कोई पॉजिटिव दिखाई देगा, सपोज करो E पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव को वो इस पोजीशन पे, इस पॉजिटिव को इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे ये रख सकता है, क्योंकि इसके इन दोनों पोजीशन पे नेगेटिव आ गया है। नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि ऊपर से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हुई है। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या समझना है कि जो हमारा OH है, जो हमारा OH ग्रुप है, वो एक्टिवेट कर देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसको हम पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल के लिए अब जो बेंजीन का रिंग है एक्टिवेट हो गया है। सर इसका एग्जांपल दोगे तभी हमें समझ में आएगा। बहुत सारे एग्जांपल है प्यारे बच्चों। फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल तो मैं लिख के ही लाया हूं। क्या लिख के लाया हूं? देखो ये रहा, डाइल्यूटेड NH3। अगर हमारे पास कोई फिनॉल दे दे, बोले जी हमारे पास फिनॉल है जी, हमने कहा ठीक है, फिनॉल में हम डाल रहे डाइल्यूटेड HNO3, हम डाल रहे डाइल्यूटेड HNO3, और ये हम डाल रहे बेटा 293 केल्विन पे, 293 केल्विन पे। तो क्या होगा समझिए, जब आप डाइल्यूटेड HNO3 डालोगे 293 केल्विन पे, तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा ये देखिए ध्यान से,
यहां पर ये फिनॉल, ये जो फिनॉल है, ये फिनॉल जो है, फिनॉल ये सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसके इस पोजीशन पर NO2 आ जाएगा और इस पोजीशन पर NO2 आ जाएगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा कि जो OH है, OH नीचे इलेक्ट्रॉन देता है, इसको हम प्लस R इफेक्ट कहते हैं, और यहां पर नेगेटिव आता है तो कोई पॉजिटिव आके उससे रिएक्शन कर सकता है। तो यहां पर बेटा NO2 पॉजिटिव नाम का एक बंदा होता है, जब आप HNO3 डालते हो तो पॉजिटिव नाम का एक बंदा होता है जो ऑर्थो और पैरा पे लग जाता है। तो हमें क्या मिलता है, हमें यहां पर मिलता है ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये रहा बेटा, ये ऑर्थो वाला है और ये पैरा वाला है। अगर मैं इसको अलग से बनाऊं तो ऐसे बना सकते हैं हम कि प्यारे बच्चों हमारे पास एक है ऑर्थो वाला, एक है ऑर्थो वाला और एक है पैरा वाला। हम इसको ऐसे बना सकते हैं, देखो कि ये ऑर्थो वाला, सॉरी ये ऑर्थो वाला और ये पैरा वाला। अब यहां पर क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, सुनो कि भाई हमारा फिनॉल कहां रिएक्शन करवाता है, ऑर्थो और पैरा पे। क्यों करवाता है? क्योंकि ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं और बेंजीन एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, ऊपर से इलेक्ट्रॉन क्यों आता है? ऊपर से इलेक्ट्रॉन इसलिए आता है क्योंकि प्लस आर इफेक्ट है। अच्छा जी, फिर सर इसको क्या बोलते हैं? ये जो हमने प्रोसेस करवाया है ये एसिडिक मीडियम में होता है, तो यहां पर आप H+ भी लिख सकते हो, ये एसिडिक मीडियम में होता है। तो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं हम नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। हम फिनॉल का नाइट्रेशन कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों यहां पर क्या क्या खास बात है जो आपको ध्यान देना है, यहां पर क्या क्या खास बात ध्यान देना है प्लीज। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, इसकी जगह पर ना मैक्सिमम किताबों में लिखा होता है कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अगर ऐसा भी लिखा है तो आप परेशान मत होना, दोनों एक ही बात है, बहुत प्रिसाइज नहीं होते हैं हम। तो कई बार किताब में ऐसा ही लिखा मिलेगा आपको, तो टेंशन मत लेना। मतलब एसिडिक मीडियम में HNO3 और H2SO4। अब यहां पर इसको नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल कहते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना, एक हमारे पास ऑर्थो वाला कंपाउंड है और एक हमारे पास है पैरा वाला कंपाउंड। अब इन दोनों में खास बात क्या है? इन दोनों में खास बात क्या है कि यह है सिमेट्रिक। अब तुम बोलोगे सिमेट्रिक क्या होता है? इसके ऊपर और नीचे बिल्कुल सिमेट्रिक है, ऊपर OH तो नीचे NO2, इसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। तो ये जो सिमेट्रिक होता है इससे इसको बहुत फायदा भी होता है। चलो ये तो बात हम बाद में करेंगे। तो यहां पर लिखा है देखो पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो जो वाला है हमारा पैरा नाइट्रो वाला, इसमें क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है। मतलब ये पैरा वाला है ना, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग करने लायक होता है। पैरा वाला की बॉन्डिंग अच्छे से होती है, ये स्ट्रांग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर कैसा होता है? स्ट्रांग, ये स्ट्रांग होता है। तो जिसकी वजह से इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो आप ये ध्यान रखना कि पैरा वाला जो है, पैरा वाला इसके अंदर होता है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका होता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। और दूसरा पॉइंट ये, अगर हमारे पास ऑर्थो और पैरा वाला कंपाउंड है तो हम सेपरेट कैसे करेंगे? तो सेपरेट करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है? ऑर्थो वाला अलग हो जाता है और पैरा वाला अलग हो जाता है। बाकी सारी बातें हमने यहां पर कर ली, अब सारी बातों को नोट कर लो। ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब सुनो, ये क्वेश्चन क्या है? रीमन टीमन रिएक्शन। इसमें ना फिनॉल लिया जाता है, सुनते रहना। फिनॉल के अंदर क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। फिनॉल के अंदर डालते हैं CHCl3, CHCl3 डालते हैं, फिर एक्वस NaOH KOH जो डालना है आप डाल सकते हो। आई बिलीव कि आप ज्यादा आसान रहेगा, आप KOH डालो, एक्वस KOH। तो सर इससे क्या हो जाएगा? जब फिनॉल के अंदर CHCl3 और एक्वस KOH डाला जाता है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास कुछ बन के रेडी होता है। तो पहली बार में ये और दूसरी बार में आप इसको एसिडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है ना, पर इसकी नीड नहीं है फिलहाल ऐसी। चलो सिंपल, जब फिनॉल के अंदर क्लोरोफॉर्म और एक्वस KOH डालोगे तो प्यारे बच्चों ये कुछ ऐसा रूप लेगा। देखो ये फिनॉल है और इसके इस पोजीशन पे CHO लग जाता है, ऑर्थो पे। तो ऑर्थो पे CHO लगता है, यहां पर O का मतलब ऑर्थो है, ऑर्थो। तो ऑर्थो पे CHO लग जाता है फिनॉल के, तो ऑर्थो पे CHO लग जाता है। इसका नाम क्या होता है? सेलिसल्डिहाइड, सेलिसल्डिहाइड। आप प्लीज इसको याद करें, है ना, ध्यान रखना प्लीज, इसको याद करिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है रीमन टीमन रिएक्शन। अब प्यारे बच्चों रीमन टीमन रिएक्शन के बाद जो पहला तो हमने पढ़ लिया, दूसरा जो रिएक्शन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है कोलवेज रिएक्शन। अब प्यारे बच्चों कोलवेज रिएक्शन में क्या होता है इस चीज को समझिएगा। कोलवेज में क्या होता है कि मान लो हमारे पास ये फिनॉल है, समझना, ये हमारे पास फिनॉल है, तो फिनॉल के अंदर हम क्या डालते हैं ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोलवेज रिएक्शन है तो आपको इसमें डालना है CO2। क्या डालना है? CO2 पहला। फिर इसके अंदर आपको क्या डालना है, कोई बता सकता है मुझे, याद है किसी को? CO2 डाल सकते हो। अरे क्या फर्क पड़ता है, सुन तो लो। देखो हमारा इसमें मेन टारगेट होता है ये बनाना, मैं आपको बताता हूं क्या बनाना होता है। हमारा मेन टारगेट होता है ये बनाना, इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो ये सैलिसिलिक एसिड हम कैसे बना सकते हैं? तो सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए प्यारे बच्चों आप इसमें डालते हो CO2 एंड H+। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया? देखो यहां से आपको क्या मिलेगा, देखो COO एंड क्या मिल जाएगा यहां से? H+, तो ये बन जाएगा क्या? COOH, COH। अब मुझे ये बताओ कि इसके अलावा इसमें क्या डलता है? KOH है, KOH। डाइल्यूटेड की कंसंट्रेटेड? KOH। अरे यार बेस डालना है ना, KOH डाल दो, दूसरा CO2। चलो हो गया, ठीक है, लिख लो कोलवेज रिएक्शन फटाफट। KOH CO2 H+। डन एवरीवन।
अच्छा ये मत लिखना जो यहाँ लिखा हुआ है सोडियम फिनॉक्साइड, ये तो बाद में बनता है, बीच में बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड क्या होगा बताऊं? अगर हम यहाँ पर NaOH डालेंगे तब बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, पर हमने KOH डाला है वो भी चल जाता है। तो आप ये थ्योरी मत लिखना, बस इसका ये लिखना जो मैं आपको बता रहा हूं। इसका नाम है रीमन टीमन रिएक्शन, इसका नाम है कोलबेस, और ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो बस एक्स्ट्रा लिख दिया गया है। तो इस प्रकार से आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्लास कल की करेंगे। लव यू। कल मतलब जब भी क्लास होगी। लव यू ऑल। सो प्यारे बच्चों, अभी हम बात करते हैं कुछ रिएक्शंस जो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, और वो एनसीईआरटी के अंदर है। पूरा एक फ्लो चार्ट बना के देता हूं। देखिए, अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है, सपोज करो दिस इज द अल्कोहल। अल्कोहल को प्यार से ROH कहा जाता है, ताकि आप R कुछ भी लगा सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन जितना मन करे। अब यहां पर प्लीज ध्यान दो, अल्कोहल का एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है सोडियम के साथ। अल्कोहल जो है रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है, और जब ये रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ये O- और Na+ बन जाता है, और यहां से हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो अल्कोहल रिएक्टिव मेटल से भी रिएक्शन कर सकता है। फिर प्यारे बच्चों, ये जो अल्कोहल है इसका एक बहुत ही फेमस रिएक्शन होता है, इसको स्टेरिफिकेशन कहते हैं। तो यहीं पर हम स्टेरिफिकेशन भी देखने वाले हैं, प्लीज आप इन सब पे ध्यान दो। तो स्टेरिफिकेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, हम कार्बोक्सिलिक एसिड, सपोज करो ये मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल का रिएक्शन कैसे करवाते हैं, देखो इसका जो OH है और इसका ये जो H है, इन दोनों को हम हटा देंगे तो निकल जाएगा वाटर। तो यहां से आपको कुछ नहीं करना है, यहां से OH यहां से H हटाना है, तो आपको कंपाउंड कैसा मिलेगा, देखो यहां से मिलेगा आपको RO, तो आपको RO मिलेगा, यहां से RO मिलेगा, और यहां से मिलेगा आपको COCH3, यहां से आपको मिलेगा COCH3, तो RO COCH3। तो प्यारे बच्चों, ये एक एस्टर है। एस्टर, ये एस्टर कैसा दिखता है दिखा रहा हूं आपको, देखो ये कुछ ऐसा दिखता है। मान लो कि हमने R की जगह पर लिख दिया R, ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये है C डबल बॉन्ड OCH3, तो प्यारे बच्चों ये कहलाता है एस्टर। तो ये मैंने आपको फील दिया कि व्हाट इज स्टेरिफिकेशन। अच्छा, स्टेरिफिकेशन के लिए इसके अलावा हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम ही आंसर आता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। लेकिन एग्जाम में ना कई बार इसको ऐसे लिखा जाएगा, इस चीज को ध्यान दो, एग्जाम में बस ऐसे लिख देंगे CH3 CO, ठीक है, फिर इसको 2 बार लिख के ऐसे ऑक्सीजन लगा देंगे बस। यानी कि ये लिखा हो, ये लिखा हो या ये लिखा हो, एक ही बात है। टॉपिक का नाम था एस्टेरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का एस्टेरिफिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और फटाफट इसको नोट करो, 1 मिनट का टाइम लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, एस्टेरिफिकेशन करने का एक और तरीका होता है जो मैं आपको समझा दूं, प्लीज ध्यान दो। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बहुत आराम आराम से और बढ़िया सीखेंगे। मान लो हमारे पास अल्कोहल है, और अल्कोहल में हम कुछ ऐसा डाल दे, सपोज करो CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो यहां से भी ना एक एस्टर बन सकता है। कैसे? तो ऐसा कहा जाता है कि देखो ये H और ये Cl निकाल दो, तो आपके पास क्या कंपाउंड बचेगा, RO फिर COCH3, तो ये भी एस्टर ही है, तो इसको भी एस्टेरिफिकेशन कहा जाता है। तो ये कुछ हमने नई बात सीखी। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है। क्वेश्चन मान लो एग्जाम में ऐसा आ गया कि भाई आपके पास है इथेनॉल CH3 CH2OH, और इथेनॉल के अंदर हमने डाल दिया CH3 CO ट्वाइस O, और मैंने आपसे बोला कि x बनेगा, x की वैल्यू बताओ, मतलब x की वैल्यू बोल रहा हूं, x क्या होगा ये बताओ, आइडेंटिफाई x। चलो बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों, सारी बातें हम समझ गए। अच्छा, मैं एक और छोटी सी बात आपको बता दूं, कभी भी किसी रिएक्शन में अगर HCl निकलता है ना, H और Cl, तो वहां पर पिराडिन नाम का बेस डालना होता है। पिराडिन, ये बेस क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा एसिड है HCl उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। पिराडिन जो है बेस होता है, बेस, ये बेस जो है एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये बात आप ध्यान रखना। इसका आंसर आपको खुद ही लिखना है। अब हम अगले वाले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक हमारे पास क्या है कि सपोज करो हमारे पास है अल्कोहल। अब प्यारे बच्चों, ये जो अल्कोहल होता है, अगर इस अल्कोहल का रिएक्शन हम करवाए 443 केल्विन एसिडिफाइड, यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन एट 443 केल्विन। तो बेटा डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि यहां पर आपका पानी निकल जाएगा। H2O निकलने का मतलब क्या होता है, देखिए यहां से OH और यहां से एक H, तो यहां से अगर एक H निकल जाएगा तो यहां बचेगा CH2, यहां CH2 और यहां से OH, मतलब OH और H, यहां से एक H निकल जाएगा H, तो OH और H, तो H2O निकलना। तो प्यारे बच्चों, यहां पर CH2 बचेगा, यहां पर CH2, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और ये H2O बाहर निकल जाएगा, तो हम इसको बोलते हैं अल्कीन। यानी अगर हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो अल्कीन आपको मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब प्यारे बच्चों, सेम ये हमारे पास अल्कोहल है, इसको समझना। अब इस अल्कोहल को हम सेम काम कर रहे हैं, यानी बस टेम्परेचर चेंज है, 413 केल्विन और यही कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इस टाइम पर क्या होता है प्यारे बच्चों, इस टाइम पर ईथर बनता है, ईथर। यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो अल्कीन बनेगा और टेम्परेचर कम हो तो ईथर बनेगा। ये ईथर कैसे बनेगा इसको समझना। तो ये CH3, देखो ईथर कैसे बनता है, आपको इन दोनों कार्बन को सेम टू सेम लिखना है, CH3 CH2, इन दोनों कार्बन को सेम टू सेम लिखना है, CH3 CH2, फिर O, ये आ गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद दोबारा इसको रिपीट कर देना है, CH2 CH3। यानी कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों कार्बन को लिखना है, इन दोनों कार्बन को लिखने के बाद एक ऑक्सीजन और दोबारा दोनों कार्बन को रिपीट कर देना है, तो आपको ईथर मिलेगा। सिमेट्रिकल ईथर, ऑक्सीजन के पीछे 2 कार्बन, ऑक्सीजन के आगे 2 कार्बन, इसको ईथर कहा जाता है। तो आपको मैंने एस्टर दिखा दिया। देखो एस्टर कैसा होता है, एस्टर देखने में ऐसा होता है, देख लो ROC डबल बॉन्ड OCH3। और ईथर क्या है, ईथर बहुत सिंपल होता है, ईथर के अंदर आपको दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन। तो हमने एस्टर पढ़ लिया, ईथर पढ़ लिया, अब और हम बातें करते हैं अल्कोहल को लेके। अब प्यारे बच्चों, अल्कोहल के लेके कुछ खास बातें। अगर मेरे पास अल्कोहल है, सपोज करो ये एक अल्कोहल है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूं, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूं प्यारे बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे पहले मिलता है एल्डिहाइड, पहले मुझे एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन ये एल्डिहाइड थोड़ी
थोड़ी देर बाद फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, फर्दर ऑक्सीडेशन यानी धीरे धीरे ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, दोबारा ऑक्सीडेशन होकर हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बात आप प्लीज अपने दिल और दिमाग में डाल लो कि अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड मिलता है, लेकिन वो एल्डिहाइड दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। फिर प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास एक, ये तो हो गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल हो, ऐसा अल्कोहल हो सपोज करो जिसके इधर भी CH3 हो और इधर भी CH3 हो, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे प्यारे बच्चों, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको यहां पर कीटोन मिलता है, कीटोन। तो ये बात आप ध्यान रखना कि 1 डिग्री का पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और 2 डिग्री का अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको कीटोन मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, आप प्लीज नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अब अल्कोहल के लेके कुछ खास बातें करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए, अब मैं बोलते रहा हूं, मेरे से पढ़ने के बाद आप PYQ सॉल्व करना, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इसका हम करेंगे डीहाइड्रोजिनेशन, आप करेंगे डीहाइड्रोजिनेशन। अब तुम बोलोगे ये डीहाइड्रोजिनेशन क्या होता है? देखिए, डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि आपको अल्कोहल, जैसे ये मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है प्यारे बच्चों, इसको 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है, सिंपल। डीहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, हम कॉपर देते हैं एट 573 केल्विन, कॉपर के साथ 573 केल्विन पर हम रिएक्शन करवाते हैं। तो डीहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, आपके 2 हाइड्रोजन यहां से गायब हो जाता है। 2 हाइड्रोजन कैसे गायब कराओगे, ये खास बात है। देखो 2 हाइड्रोजन कैसे गायब करवाया जाता है, इस चीज को समझिएगा कि आपने बोला कि चलो जी अब 2 हाइड्रोजन मैं गायब करवा के दिखाता हूं, मान लो ये दोनों मैंने गायब कर दिया, तो क्या बचेगा मेरे पास, CH3 CHO, यही तो बचेगा। अगर ये दोनों हाइड्रोजन गायब हो जाए तो क्या बचेगा, CH3 COH, CH3 CHO बचेगा प्यारे बच्चों। तो देखिए, जब अल्कोहल का डीहाइड्रोजिनेशन किया जाता है, डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि आप अल्कोहल के अंदर से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, यहां पर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हमें कब मिलता है प्यारे बच्चों, जब हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल हो। अब सपोज करो कि मेरे पास कोई 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल कुछ ऐसा होता है दिखने में, ये 2 डिग्री अल्कोहल है प्यारे बच्चों। तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, जब आप कॉपर 573 केल्विन दोगे तो 2 हाइड्रोजन यहां और यहां के निकलेंगे, तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जो कि कीटोन जैसा आपको दिखाई देगा, कीटोन जैसा। फिर प्यारे बच्चों, मान लो हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो क्या होगा, देखिए 3 डिग्री अल्कोहल कुछ दिखने में ऐसा होगा कि उसके तीनों तरफ CH3 होंगे। और अगर आप यहां पर कॉपर 573 केल्विन दोगे और आपको 2 हाइड्रोजन निकालना है, तो क्या ऑप्शन है आपके पास, आप 2 हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम 1 हाइड्रोजन ही पॉसिबल है, और आसपास जो हाइड्रोजन है काफी दूर है, काफी दूर है। तो क्या होता है यहां पर, इस बात को समझिएगा, जब यहां पर हाइड्रोजन नहीं निकल पा रहा है, मतलब इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, देखो पहले क्या हो रहा था, हम इस कार्बन के हाइड्रोजन को भगा रहे थे, ऊपर भी आप देखोगे तो बीच वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हम भगा रहे थे, यहां पर बीच वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां पर ना पानी निकल जाता है। पानी निकलने का मतलब क्या है, ये जो OH है और यहां का एक H, तो क्या बचेगा, देखो CH3 C CH3 और यहां CH2, क्यों, क्योंकि यहां का हमने OH लिया है और यहां से एक H लेंगे हम, तो CH3 की जगह पर वहां पर CH2 बनेगा और यहां पर डबल बॉन्ड यानी अल्कीन बनता है। ये सारी बात आप याद रखना, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब प्यारे बच्चों फटाफट हम फिनॉल्स को लेकर बातें कर लेते हैं, बहुत सारी बातें। अब प्यारे बच्चों फिनॉल्स को लेकर बातें करें तो फिनॉल की क्या क्या बातें हम कर सकते हैं। देखिए, ये जो फिनॉल नाम का बंदा है, अगर इसका रिएक्शन आप करवाओगे ना, ब्रोमीन वाटर Br2 एक्वस, इसको ब्रोमीन वाटर भी कहा जाता है, Br2 वाटर। अब ये जो ब्रोमीन वाटर की वजह से क्या होता है समझिएगा, जब ब्रोमीन और वाटर डाला जाता है ना, तो ब्रोमीन वाटर की वजह से रिंग एक्टिवेट हो जाता है, रिंग एक्टिवेट्स, यहां पर रिंग जो है काफी एक्टिवेट हो जाता है, या आप सिंपल भाषा में कहेंगे रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड, रिंग हाईली एक्टिवेटेड, हाईली एक्टिवेटेड, यहां पर रिंग काफी ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ब्रोमीन वाटर जब डालते हैं तो रिंग एक्टिवेट होगा, तो क्या होगा, देखो यहां पर रिंग एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है समझिएगा, आप ध्यान रखिएगा, ये रिंग एक्टिवेट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो OH है उसके साइड में 1 ब्रोमीन, यहां 2 ब्रोमीन और ये 3 ब्रोमीन लग जाता है, इसकी होती है व्हाइट PPT, ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो प्लीज आप ध्यान रखना कि जब हम फिनॉल के अंदर ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो रिंग एक्टिवेट हो जाएगा। रिंग एक्टिवेट हो किसकी वजह से रहा है, इस पानी की वजह से ही हो रहा है, तो रिंग एक्टिवेट हो जाता है और हमें 3 जगह पर मिलता है। अब प्यारे बच्चों, इसके अलावा अगर हम सेम क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारा फिनॉल है, ये जो फिनॉल है, इस फिनॉल के अंदर हम डालते हैं Br2 CH2, CH2 का मतलब है यहां पर पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो प्यारे बच्चों हमारा रिंग जो है, रिंग वो ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और हमें सिर्फ यहां पर ब्रोमीन मिलेगा, एंड प्यारे बच्चों हमें सिर्फ यहां पे ब्रोमीन मिलेगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है कि वाटर के साथ रिंग ज्यादा एक्टिवेट होता है और सिंपल केस में रिंग ज्यादा एक्टिवेट नहीं होता, इसलिए आपको बस 2 जगह ब्रोमीन मिलेगा, वहां पर 3 जगह ब्रोमीन मिलता है। अब प्यारे बच्चों, कुछ और भी बातें हम यहां पर करेंगे, पर ये सब चीजें आप नोट कर लो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैंने इनफ टाइम आपको दिया है। अब प्यारे बच्चों, मैं कुछ आपको गजब के रिएक्शंस बता रहा हूं जो आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। अगर फिनॉल के अंदर आप डाल देते हो कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो प्यारे बच्चों H2SO4, तो प्यारे बच्चों इसको नाइट्रेशन कहते हैं, बेसिकली ये कहलाता है नाइट्रेशन। लेकिन ये जो नाइट्रेशन हो रहा है, ये इस प्रकार से हो रहा है यहां पर कि आपका ये जो फिनॉल है उसके आसपास NO2 3 जगह लग जाता है, NO2, तो इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। अब प्यारे बच्चों, सेम अगर इसके अंदर आप डाइल्यूटेड HNO3 डालोगे, डाइल्यूटेड HNO3, पर इसकी खास बात है कि रूम टेम्परेचर के अराउंड ये काम होता है, तो रूम टेम्परेचर पर अगर डाइल्यूटेड HNO3 डालोगे तब आपको प्यारे बच्चों सिर्फ 2 जगह मिलेगा, 2 जगह मतलब अगर ये फिनॉल है तो आपको यहां पर NO2 मिलेगा और साथ ही साथ आपको यहां पर NO2 मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की काम हो कैसे रहा है। नाइट्रेशन के 2 तरीके हैं, एक तो है कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 और एक है डाइल्यूटेड HNO3, तो दोनों में अलग अलग आंसर हमारे पास आता है। फिर प्यारे बच्चों, ये तो हमने बहुत सिंपल सी बातें कर ली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आप प्लीज इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब प्यारे बच्चों कुछ रिएक्शंस देखो, जैसे अगर ये मेरे पास फिनॉल है, समझना ध्यान से,
और इस फिनॉल के अंदर हम ये डाल दे CCl4, ठीक है, एक्वस NaOH, एंड फिर हम एसिडिफिकेशन कर दे, तो आपके हिसाब से क्या बनेगा मैं आपको बता दूं, सुनना ध्यान से। ये रिएक्शन थोड़ा ध्यान रखना, ये रिएक्शन कोलवेज जैसा होता है। तो यहां पर आपका क्या बनता है, ध्यान देना, ये आपका बन जाता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अब यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है बड़ी गजब की। अगर ये सैलिसिलिक एसिड है तो इसके कुछ रिएक्शंस है जो आपको पता होना चाहिए। सपोज करो इसके अंदर मैं डाल दिया C6H5OH, मैं इसके अंदर फिनॉल डाल रहा हूं। ये C6H5OH क्या होता है, देखिए C6H5OH, इसको प्यारे बच्चों फिनॉल कहा जाता है, फिनॉल। सपोज करो हमने सैलिसिलिक एसिड में फिनॉल डाला तो क्या होगा, एक बहुत गजब की ट्रिक बता रहा हूं कि देखिए इसका H आपको पकड़ना है और इसका OH पकड़ना है, तो यहां पर क्या रिएक्शन संभव है वो समझना ध्यान से। देखो ये सब चीज आपको याद ही करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। तो यहां पर जो पॉसिबल रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, देखो COO बच जाएगा, COO बच जाएगा, और क्या लग जाएगा यहां पर, ये बेंजीन जो कि होता है C6H5। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूं कि चलो ये रिएक्शन तो समझ में आ गया सर, कि आपने कहा कि इसका H पकड़ना है और इसका OH पकड़ना है, ये बात हमें लॉजिकली समझ में आ गया। तो आपने बोला कि सर ये चीज बनके रेडी है, लेकिन यहां पर अगर मैं बोलूं कि यही सैलिसिलिक एसिड में मैं कोई और रिएक्शन करवा रहा हूं, कोई और रिएक्शन क्या है, मान लो मैंने इसके अंदर डाल दिया ये CH3 C डबल बॉन्ड OCl। अब ये सर आप बोलोगे सर ये तो हमने देखा दिखा है, तो प्यारे बच्चों यहां पर सबसे गजब बात क्या है, यहां पर अगर याद हो तो इसमें हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि जो H है OH अल्कोहल का यूज होता है, समझो। तो यहां पर ना ये वाला H और ये वाला Cl यूज होता है। जैसे अगर आप फिनॉल डालोगे तो ये वाला H यूज होगा एसिड का, लेकिन अगर आप ये चीज डालोगे ना तो ये वाला H और ये वाला Cl यूज होगा, तो इसका आंसर कुछ अलग आएगा। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देना कि यहां पर ये तो सेम टू सेम ही रहता है, ये सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, रिएक्शन यहां पर होगा। तो ये O के साथ क्या लगेगा बताओ, COCH3। अच्छा इसकी जगह पर क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है मैं बता चुका हूं आपको। इसकी जगह पर CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको चुपके से ऐसे भी लिखा जाता है CH3 CO ट्वाइस O। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना प्लीज, कि आप सैलिसिलिक एसिड में अगर ये डालोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, और सैलिसिलिक एसिड में ये डालोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, दोनों का टेक्निक अलग है। अगर आप फिनॉल डालोगे तो H इस्तेमाल होगा एसिड वाले का, लेकिन आप ये सब चीजें डालोगे तो H इस्तेमाल होगा ऊपर वाले का। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, नोट करो। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। सपोज करो ये जो सैलिसिलिक एसिड है, अगर इस सैलिसिलिक एसिड में मैं अल्कोहल डाल दूं मिथानॉल, तो क्या होगा ये इमेजिन करो। इसको ठीक से लिख लेते हैं। तो यहां पर हमारा OH है और यहां पर ये हमारा है CH3OH। तो अभी क्या हुआ है प्यारे बच्चों बताओ, जैसा मैंने कहा कि जब हम फिनॉल जैसी कोई चीज डालते हैं, फिनॉल जैसी कोई भी चीज डालेंगे, अच्छा सॉरी ये ऐसा था ना COH, हम फिनॉल जैसी कोई भी चीज डालेंगे, फिनॉल जैसी कोई भी चीज डालेंगे, जैसे OH वाली कोई भी चीज, तो यहां का हाइड्रोजन चेक होगा। तो यहां पर भी तो आपने फिनॉल जैसा कुछ डाला है, तो यहां का H और यहां का OH गायब होगा, तो क्या बनेगा, कोई अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओगे तो ये OH सेम रहेगा, बस यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, ये COO और यहां से ये CH3। तो आपने मुझसे क्या सीखा कि जब भी सैलिसिलिक एसिड में कोई भी OH वाली चीज डाली जाएगी तो आपको किसका हाइड्रोजन पकड़ना है, इसका हाइड्रोजन पकड़ना है, इसका हाइड्रोजन। बात समझ पाए। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज डाली जाएगी, कैसी चीज जिसमें क्या हो, ऐसा कोई चीज हो, इनमें से कोई भी डाला जाएगा तो आप क्या पकड़ोगे बताओ, इसमें से कुछ भी डालोगे तो ऊपर वाला H को पकड़ना है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है। तो मैंने फिनॉल का एग्जांपल भी बताया, अल्कोहल का एग्जांपल भी बताया, और इससे ज्यादा हमारे पास टाइम है नहीं, नोट कर लो। सो प्यारे बच्चों, अब फिनॉल को लेके दो बातें करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, अगर फिनॉल में जिंक डस्ट डाला जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो ये बेंजीन बन जाता है, बेंजीन। जो Zn है उसको उड़ा देगा तो जिंक डस्ट बनेगा, जिंक डस्ट डालोगे तो बेंजीन बनेगा। और अगर इसी फिनॉल का आपने H2SO4 के साथ या K2Cr2O7 के साथ, K2Cr2O7 H2SO4 कुल मिला के इसका कर दिया ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन करने से एक बड़ी गजब की चीज बनती है। देखो बताते कैसे, सुन लो। बेंजीन बनाओ, एक लाइन दो लाइन, एक लाइन दो लाइन, एक लाइन दो लाइन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसका नाम होता है बेंजोक्विनोन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नाम होता है बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजोक्विनोन वाला, कि जब आप फिनॉल का ऑक्सीडेशन कर देते हो। फटाफट इनको नोट करते हुए चलो, बस याद करते चलना है और कुछ भी नहीं करना है। सो बेटा छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है अल्कोहल की जो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, पर पहले अब इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पर जो कि है ईथर, ईथर की बातें करने जा रहे हैं हम लोग। ईथर क्या होता है सुन लो, ऑक्सीजन के पीछे CH3, ऑक्सीजन के इधर CH3, इसको प्यारे बच्चों ईथर कहा गया है। अब प्यारे बच्चों यहां पर कुछ बातें हैं जो आपको अपने दिल और दिमाग में अच्छे से भर लेनी है। ईथर में इंपॉर्टेंट होता है ईथर को पहचानना, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रिपरेशन, बस, और चैप्टर खत्म। प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक ही टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, विलियमसन सिंथेसिस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब विलियमसन सिंथेसिस का जो ट्रिक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, मैं आपको बताऊं कि ईथर को पहचानो। या तो ईथर ऐसे होंगे, या तो ईथर ऐसे होंगे जिसमें दोनों तरफ सेम कार्बन होगा, या तो ईथर ऐसे होंगे कि एक तरफ कार्बन कम है एक तरफ ज्यादा है, या तो आपको ईथर ऐसे मिलेंगे, ईथर ऐसे मिलेंगे, ऐसे ईथर मिलेंगे बेंजीन वाले। तो इन ईथर्स को प्रिपेयर करते हैं हम विलियमसन सिंथेसिस से। कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भाई तेरे को एनिसोल बनाना है। अब एनिसोल क्या होता है दिखाता हूं। देखिए मान लो क्वेश्चन आ गया कि भाई तेरे को ना ये एनिसोल बनाना है, तो मैं क्या सोचूंगा मन में, ये देखिए
मैं ये सोचूंगा कि इस एनिसोल में दो हिस्से, एक CH3 और एक बेंजीन। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना कि जो बड़ा वाला हिस्सा होता है, बड़े वाला हिस्सा, तो बड़े वाले हिस्से का अल्कोहल लेना है। ऐसे ट्रिक याद कर लो कि बड़े लोग अल्कोहल, ऐसा कुछ देखा होगा आपने, मूवीज में देखा होगा। छोटे लोग वो थोड़ी होता है कुछ यार, वो क्या है, छोड़ो। छोटे लोग तो यार देखो मैं बता रहा हूं, जैसे कि अल्कोहल्स के बारे में बताऊं तो अल्कोहल्स में ऐसे वैराइटीज होता है, ट्रिपल डिस्टिल्ड। मैं बड़ा लोग हूं भाई, समझो। तो अल्कोहल्स में भाई, जब हम कॉलेज में केमिस्ट्री लैब में काम करते थे ना, तो हम डिस्टिलेशन ही करते थे। सुनो, तो अल्कोहल में वैराइटीज होती है, जैसे ट्रिपल डिस्टिल्ड। अब जो मेरे जो आइडिया है, इंडियन जो ब्रांड्स होते हैं जो 200, 250, 300, 400, 500 में अल्कोहल दे रहे हैं, 600, 700 में, वो एक बार भी डिस्टिल्ड नहीं होता है। वो ऐसा है कि उसके अंदर जो कॉम्पोनेंट्स है, कॉम्पोनेंट्स वो चीजें होती है जो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करके दिमाग को स्तन कर देता है। कॉम्पोनेंट्स से कैंसर होता है, कॉम्पोनेंट्स ब्लड में कोगुलेशन कर देता है। ठीक है, मेरी बात सुनो। तो जो इंडियन ब्रांड्स है ना, जो मेरे को ऐसे ज्यादा नॉलेज है नहीं, पर जितना भी नॉलेज है, दिस इज माई एक्सपीरियंस, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब मैंने जो पढ़ा है। अब एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि मैं वैसे बहुत हेल्थ कॉन्शियस इंसान हूँ, तो मैंने अपनी लाइफ में आज तक अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया है, और मैं सबको ये सलाह देता हूँ कि अगर मजा वैसे आ सकता है तो वैसे क्यों लेना है। मजे लेने के लिए जरूरी नहीं कि आपको पीना चाहिए, और अल्कोहल तो कभी नहीं पीना चाहिए। फिर भी बता रहा हूँ, जो 400, 500, 300, 1000 रुपए में जो चीज आपको मिल रही है, दे आर नॉट सिंगली डिस्टिल्ड। तो जो महंगी होती है, दैट इज व्हाट ट्रिपल डिस्टिल्ड। ट्रिपल डिस्टिल्ड का मतलब है कि उसको 3 बार फिल्टर किया गया है, स्मूथ बनाया गया है, कॉम्पोनेंट्स रिमूव किए गए। आप बात समझ पा रहे हो? तो हम लोग बड़ा ऐसे एग्जांपल देते हो, भाई बाहर तो लोग दवा दब उनको कुछ नहीं हो रहा। भैया वहां का जो सिस्टम है बहुत अलग है, वहां लोगों की लाइफ को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। यहाँ क्या है, क्यों करना है फिल्टर, क्यों करना है फिल्टर, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वाई टू फिल्टर, बंदा ही फिल्टर हो जाता है, धरती से बंदा छन के ऊपर जाता है। तो मैं कहूंगा, देखो यार, अगर तुम ऐसे शौक पालते हो तो उस लायक तो बनो, इससे अच्छा नाली का पानी पी लो। बात ही समझ में, मैंने क्या बोला, क्या क्या समझे फिर कि बड़े लोग अल्कोहल, ऐसे याद कर लो। वैसे अल्कोहल पीना बहुत गलत चीज है, कभी किसी को नहीं पीना चाहिए। अल्कोहल इज वेरी डेंजरस, इंजूरियस फॉर हेल्थ, लाइफ। अब ये सब मुझे बोलना पड़ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को? चलो, अब ये जो एनिसोल है, ये मुझे बनाना है, इस पूरे को एनिसोल कहते हैं। तो ट्रिक का बहुत सिंपल सा पार्ट है। ट्रिक का सिंपल पार्ट क्या है कि जो ये बड़ा वाला पार्ट है, उसका अल्कोहल आपको लेना है प्रिपरेशन में। तो बड़ा वाला पार्ट है बेंजीन, तो बड़े वाले पार्ट का आपको अल्कोहल लेना है, यानी यहां पर लेंगे हम फिनॉल। फिर आपको इसको रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम से रिएक्शन करवाना है। तो अब सोडियम से रिएक्शन करवाओगे तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, जब ये H गायब हो जाएगा, H O माइनस Na प्लस। तो ध्यान रखना, ये सीधा आप ये लिख सकते हो, बड़े लोगों का अल्कोहल। अब कौन बच गया? तो हमारा एनिसोल बनाने में हमने आधा काम कर लिया, अब बच गया CH3, छोटे जो है, छोटे CH3। तो आपको ना इसका अल्काइल हैलाइड लेना है, CH3Cl लेना है। यानी कि मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। हम पढ़ रहे प्यारे बच्चों विलियमसन सिंथेसिस, जिसके अंदर हमने ये बातें करी। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये जो Na है और ये जो Cl है, ये आपस में संबंध बना के निकल जाएंगे, तो आपके पास क्या मिलेगा, O के साथ मिल जाएगा आपको CH3। तो आपने एनिसोल बना लिया। सर एक और एग्जांपल दो तो मैं समझ पाऊं। सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई आपको फिनाटोल बनाना है। आप तुम बोलोगे सर फिनाटोल, मैं जानबूझ के एग्जांपल के नाम लिख देता हूं ताकि आप एग्जाम में गड़बड़ ना करो। मान लो किसी ने आपको ये दे दिया OCH2CH3, और प्यारे बच्चों आपने क्या किया, आपने बहुत सिंपल, आपने बोला कि भैया आपको ये बनाना है। तो आपको मेरी ट्रिक याद आ गई कि बड़े लोग, जो बड़ा कार्बन है, बड़ा पार्ट कौन सा है, बेंजीन। तो बड़े पार्ट का आपको अल्कोहल लेना है, और इस अल्कोहल में सोडियम डालना है, सोडियम। तो बड़ा पार्ट तो बेंजीन है, तो बेंजीन का अल्कोहल फिनॉल होगा, उसमें सोडियम डालेंगे, सोडियम डालेगा तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। फिर दूसरा क्या बचा, दूसरा छोटा पार्ट है ये, तो छोटे पार्ट का आपको लेना है अल्काइल हैलाइड। देखो जो इंसान एक बार पढ़ लिख लेगा ना, उसको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो पढ़ लिख के इतना कुछ जान जाता है, वो गलत काम करेगा ही नहीं। बात समझ पा रहे हो? अब मेरे को इतने हैवी वर्ड पता है, कॉम्पोनेंट्स, ट्रिपल डिस्टिलेशन। जैसे अभी कुछ दिन पहले कोई बहस हुई थी ना, डज गॉड एग्जिस्ट या नहीं, उसमें जो बंदा था भाई क्या वर्ड यूज कर रहा था, और ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर रहा था, इतने खतरनाक वर्ड। फिर वो लास्ट में जब डिबेट खत्म होने वाली थी, तो बंदा, जो दूसरे बंदे थे, वो बोल पड़े कि मैं ना ये समझ नहीं रहा मेरे को भी समझ नहीं आया डिबेट में कि हो क्या रहा है, पर फिर भी किसी को समझ नहीं आया होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। बेसिकली वो यूज क्या कर रहे थे, एक्चुअली में वो क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ वर्ड्स यूज कर रहे थे, क्वांटम फिजिक्स के वर्ड्स। ठीक है, तो ज्यादा साइंस हम पढ़ लेते हैं तो हमारे वर्ड्स में ही वो आ जाता है। ठीक है, तो जो भी है, अब ये Na प्लस और Cl निकल जाएगा, वो आपको कंपाउंड मिल जाएगा। सपोज करो आपको ये तैयार करना है, CH3O CH2CH3, ये आपका टारगेट है, ये ईथर आपको बनाना है। अब ये ईथर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो आप बोलोगे देखो इसमें बड़ा वाला कौन है हिस्सा, ये, तो बड़े वाले हिस्से का अल्कोहल लेना है। बड़े लोग, ऐसे मान लो ना, जो बड़े लोग होते हैं उनका अल्कोहल, छोटे लोग तो CS, देखो बड़ा वाला हिस्सा, इसका अल्कोहल लेना है। अल्कोहल ले लिया जी सोडियम के साथ, तो O माइनस Na प्लस, और जो छोटा हिस्सा बचा उसका अल्काइल हैलाइड लेना है। तो ये आपस में क्या होगा, यहां से Na और Cl निकल जाएगा और आपको ये मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। आप प्लीज नोट कीजिए, फिर आपको मैं अभी कुछ रिएक्शंस करवाऊंगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो, अब ईथर के ना कुछ रिएक्शंस करवा रहे हैं। जैसे हमारी
एनसीईआरटी की बात करें तो जो हमारे पास एनिसोल है, बहुत ही फेमस, एनिसोल के हम रिएक्शंस करवा रहे हैं। देखो, तो पहला रिएक्शन इसका होता है ब्रोमिनेशन, Br2। इसका अगर हम ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, इसको ब्रोमिनेशन बोलते हैं, ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो Br2CS2 में डाल सकते हो आप। तो ब्रोमिनेशन कैसे होगा, देखो ये एनिसोल है, इसके यहां पर ब्रोमीन आएगा और दूसरी बार यहां पे आएगा। आप अलग अलग बनाना, मैं एक साथ बना रहा हूं, ठीक है। चलो मैं भी अलग ही बना देता हूं, इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ये लो भैया, अरे बहुत आसान है। देखो एनिसोल है ना, ये एनिसोल। अब मान लो एनिसोल का मैं मतलब ऑर्थो और पैरा पर रिएक्शन होगा कुल मिला के। मान लो इसका मैं नाइट्रेशन कर दूं, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये कहलाता है बेटा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत सिंपल है। OCH3 है, यहां पर NO2 आ जाएगा और अगली बार यहां पर आएगा। भैया तुम अलग अलग करके लिख लेना 2 बार, ठीक है, 2 बार लिख लेना, जैसे मैंने ऊपर लिखा है 2 बार, एक बार यहां वाला एक बार यहां वाला, मैंने एक ही में लिख दिया। फिर प्यारे बच्चों अगर इसी के अंदर हम अल्काइलेशन कर दे, अल्काइलेशन, इसका नाम पूरा होता है फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें क्या है, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या होता है, ये जो Cl है इसके साथ भाग जाता है, तो बचता है CH3 पॉजिटिव, जो कि लग जाता है कहां कहां बता रहा हूं मैं आपको, कि ये तो एनिसोल है, तो एक CH3 यहां और दूसरा CH3 यहां। फिर प्यारे बच्चों हमारे पास अगला होता है असाइलेशन, एसिटाइलेशन, असाइलेशन भी बोल सकते हो और एसिटाइलेशन भी बोलते हैं, एसिटाइलेशन। है यार क्या हो रहा है, एसिटाइलेशन, ठीक है, असाइलेशन, एसिटाइलेशन। भैया स्पेलिंग भूल गया, ऐसे कैसे होता है। हाँ वही मैं कहूँ, मेरे से ये हो कैसे रहा है, एसिटाइलेशन, अब हो गया, यहां पर ई आता है। तो एसिटाइलेशन में क्या डालते हैं, देखो CH3COCl, फिर इसके साथ डालते हैं हम एनहाइड्रस AlCl3, ये ANHY है, ध्यान रखना, ANHY, ये जिसको दिख नहीं रहा मैं ठीक ही कर दूं, इतनी जल्दीबाजी भी सही नहीं है। एनहाइड्रस ANHY AlCl3। तो प्यारे बच्चों ये जो Cl है इसके साथ गायब हो जाएगा और फिर क्या बचेगा हमारे पास, जो हमारा एनिसोल है, ये हमारा एनिसोल, एनिसोल के यहां पे लग जाएगा ये COCH3 जो बचा हुआ है यहां पर, COCH3, और यहां पर भी COCH3। तो आपने ईथर के बहुत सारे रिएक्शन करवाए, इसमें मेन रिएक्शन होता है आपका ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, असाइलेशन, अल्काइलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मुझे क्या अलग से लिख के दिखाने की जरूरत है कि एक ही में समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, बस इसके ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन हो रहा है बार बार। जैसे CH3 यहां लग गया, आपने डाला असाइलेशन के अंदर, आपने डाला CH3COCl, AlCl3 ने Cl को खा लिया और फिर ये COCH3 लग गया उसके ऑर्थो और पैरा पे, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है। अगर यहां तक क्लियर है तो फटाफट बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल्स। देखिए तो अगर मेरे पास कहीं पर फिनॉल है और कहीं पे कोई अल्कोहल है, तो यहां पर इनके बीच में डिस्टिंग्विश हम कैसे कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस कैसे पता लगा सकते हैं। फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, लिटमस से हम कर सकते हैं। इसमें अगर हम लिटमस डालेंगे ब्लू, लिटमस डालेंगे ब्लू, तो लिटमस जो है वो रेड हो जाएगा, पर अल्कोहल में ऐसा नहीं होगा। तो सबसे आसान तरीका लिटमस पेपर। फिर फिनॉल गिव्स वॉयलेट कलर विथ न्यूट्रल FeCl3, अल्कोहल में कुछ भी नहीं होता। क्या मतलब है कि अगर मेरे पास फिनॉल है और फिनॉल में अगर मैं न्यूट्रल FeCl3 डालूं, न्यूट्रल FeCl3, तो हमें वॉयलेट कलर मिलता है, वॉयलेट। और यही मैं अल्कोहल में डालूं, अगर मैं यही चीज अल्कोहल में डालूं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कलर चेंज नहीं मिलेगा आपको, यहां पर आपको कुछ भी कलर नहीं मिलेगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस पता करने का। ओके जी। फिर फिनॉल जो है, फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, याद है मैंने बताया था, इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, पर अल्कोहल के साथ ऐसा नहीं होता। अल्कोहल ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करता, फिनॉल ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करके व्हाइट PPT देगा, अल्कोहल नहीं देगा। तो कुछ नई बातें मैंने आपको सिखाई, फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे, थियरीज है ये। अब ईथर देखो, ईथर, तो ईथर आर फॉर्म्ड बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन एट 413 केल्विन। बताया था मैंने कि अल्कोहल है 413 केल्विन पर H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो ये रिपीट हो जाएगा CH3CH2O, फिर रिपीट हो जाएगा CH2CH3। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि 413 केल्विन पर ईथर बनता है। दूसरा, विलियम सिंथेसिस में क्या हुआ था, हम सिंपल एंड मिक्स ईथर बनाते हैं। अब देखो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी, टर्सरी। सर समझ नहीं आया, समझा रहा हूं। अगर मान लो मेरे पास ये पड़ा हुआ है O- Na+, और मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है ये CH3CH2Cl, जो कि है 1 डिग्री, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री। फिर दूसरा मेरे पास ये है CH3CH3Cl, ये है 2 डिग्री। और तीसरा है मेरे पास ये CH3CH3CH3Cl, जो कि है 3 डिग्री। समझना, तो सबसे फास्ट रिएक्शन 1 डिग्री वाला करता है, क्योंकि भीड़ यहां पर कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस। और सबसे स्लो रिएक्शन करेगा 3 डिग्री वाला। तो ध्यान रखना कि टर्शरी वाला जो है सबसे स्लो है, सबसे स्लो, सबसे फास्ट है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और टर्शरी। तो जब विलियम सिंथेसिस में ध्यान रखना है कि 1 डिग्री वाला अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री वाला कम और 3 डिग्री वाला सबसे कम। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगला है टर्शरी मतलब 3 डिग्री। अब सुनो, फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ईथर,
यूज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विथ टॉर्च ब्यूटॉक्साइड आयन। अब ये एनसीईआरटी का एक लाइन है, क्या है ये कि अगर आपको टॉर्च ब्यूटाइल ईथर चाहिए तो आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज करना है और टॉर्च ब्यूटॉक्साइड आयन यूज करना है। सर मैं समझा नहीं, देखो मान लो मेरे को ऐसा कोई ईथर बनाना है, मुझे कोई ऐसा ईथर बनाना है सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, ये मुझे कोई ईथर बनाना है, बस समझ पा रहे हो? तो टॉर्च, ये मुझे क्या बताना है, टॉर्च ब्यूटाइल ईथर, मुझे कोई ऐसा ईथर बनाना है सपोज करो। तो ऐसे ईथर बनाने के लिए आप क्या करोगे, बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, तो बड़े वाले पार्ट कौन सा है बताओ, बड़ा वाला पार्ट है ये, तो बड़े वाले पार्ट का क्या लेना है बताओ, O माइनस Na प्लस। तो बड़े वाले पार्ट का आपको ये लेना है और छोटे वाले पार्ट का अल्काइल हैलाइड, ताकि ये Na और ये Cl अलग हो जाए और आपको वो मिल जाए, है ना। तो वही लिखा हुआ है, अगर आपको टॉर्च चाहिए, टॉर्च मतलब 3 डिग्री, अगर आपको 3 डिग्री वाला चाहिए तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड छोटा वाला अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, और ऑक्साइड वाला कौन सा होना चाहिए, ऑक्साइड वाला बड़ा वाला, टॉर्च वाला। तो देखो मैंने बड़ा वाला ऑक्साइड लिया, देखो ऑक्सीजन वाला कौन है, बड़ा वाला, और प्राइमरी वाला अल्काइल हैलाइड है, छोटा वाला अल्काइल हैलाइड है। चलो ये भी बात हो गई। अब ये रहा एरोमेटिक ईथर लाइक एनिसोल। एनिसोल को हम बना सकते हैं कैसे, सोडियम फिनॉक्साइड एंड अल्काइल हैलाइड से। सोडियम फिनॉक्साइड पता ना क्या होता है, ऑक्सीजन O माइनस Na प्लस, ये है सोडियम फिनॉक्साइड और ये क्या है CH3Cl, तो आपको मिल जाएगा एनिसोल। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे एनसीईआरटी का, बस 2 फर्क है। एक ये कि जब मैंने इस चैप्टर को 8 घंटे 12 घंटे में पढ़ाया था तो स्लो स्लो रुक रुक के पढ़ाया था, अब हम चलते जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं, क्योंकि अगर अभी हम रुक जाएंगे तो हमारा 12th भी रुक जाएगा। दिस इज द वेरी सिंपल थिंग। प्यारे बच्चों, हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। अब देखिए लिखा है ईथर हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स, ईथर के पास कम बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। क्यों, क्योंकि अल्कोहल में H बॉन्डिंग होगा, H बॉन्ड्स, पर ईथर जो है ईथर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो H बॉन्ड्स, समझे। तो ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, इस चक्कर में इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अगला लाइन, दे आर केमिकली लेस रिएक्टिव हेंस यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ये लेस रिएक्टिव होते हैं इसलिए एज अ सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है, ओके। लिखा है अगर कोई ईथर है, ये कोई ईथर है, एसिडिक क्लीवेज, एसिडिक क्लीवेज प्रोड्यूस अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड बाय SN2 पाथवे। एसिडिक क्लीवेज का क्या मतलब है, इसके तरफ हमने HI डाल देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI या फिर HCl, आप इधर HI या HCl डालो, बेटा HI क्या है एसिड, HCl क्या है एसिड, तो यहां पर SN2 फॉलो होगा। SN2 के हिसाब से, SN2 के हिसाब से जो अल्काइल हैलाइड है SN2 पे I कहा जाएगा जहां पर भीड़ कम हो, जहां भीड़ क्या हो, कम। तो ये जो आयोडीन I वाला है वो भीड़ कम के पास जाएगा, तो यहां पर HCl भी हो सकता है, HI भी हो सकता है। तो I वाला या Cl माइनस, ये जो चीजें हैं कहां पे जाएंगी बताओ, जहां भीड़ कम हो, तो ये बनेगा CH3I। और जो H है कहां जाएगा बताओ, जो H है HO के पास, तो ये बनेगा अल्कोहल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे छोड़ना नहीं था, कि एसिडिक क्लीवेज, क्लीवेज मतलब टूटना, ठीक है ना, क्लीवेज का मतलब यहां पे टूटना है। एसिडिक क्लीवेज प्रोड्यूसेस अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड, तो हमें अल्कोहल मिलेगा, अल्काइल हैलाइड मिलेगा। जहां पर SN2 फॉलो किया जाएगा, SN2 में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो हमारा आयोडीन है, आयोडीन, ये आयोडीन वहां पे जाएगा जहां भीड़ कम हो, तो भीड़ CH3 के पास कम है। और क्लीवेज ऑफ एरोमेटिक ईथर गिव्स फिनॉल, क्या मतलब है, देखो यहां पर क्लीवेज वर्ड का मतलब है टूटना, इस चीज को समझना ध्यान से। तो लिखा हुआ है कि टूटना ऑफ एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ऐसे वाले ईथर, अगर ये ईथर टूटेगा तो क्या होगा, मान लो इसमें HI डाल दिया मैंने, HI, तो गिव्स फिनॉल। फिनॉल का मतलब क्या है, जो I माइनस है किसके पास जाएगा, CH3 के पास, तो CH3I मिलेगा, और जो H है O के पास जाएगा, तो क्या मिलेगा, फिनॉल, आपको फिनॉल मिलेगा। तो ये चैप्टर की कुछ गहरी बातें हमने की जिससे आपका एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, फटाफट नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुनो, ये लास्ट पेज है हमारा, सुनो कुछ ऐसी बातें याद करनी है बस। कमर्शियल अल्कोहल एंड यूजेस, कमर्शियल मतलब बेचने के लिए, तो एक होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, प्योर इथेनॉल, जिसको पी के आदमी मर सकता है। प्योर इथेनॉल जिसने ले लिया उसके ले लिया इथेनॉल ने, इस बात को समझो। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट 95% इथेनॉल, ओहो बहुत खतरनाक। फिर आता है पावर अल्कोहल, तो पेट्रोल मिक्स्ड विद इथेनॉल, ठीक है। तो पावर अल्कोहल क्या होता है, पेट्रोल मिक्स्ड विद इथेनॉल। अब देखिए एप्लीकेशंस, देखिए बस नाम याद रखना था आपको। अब एप्लीकेशंस में क्या है, अल्कोहल यूज एज अ सॉल्वेंट, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है, एंटी फ्रीज एजेंट की तरह यूज होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। एंटी फ्रीज एजेंट का नाम बताओ, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। मेडिसिन में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। होम्योपैथी सुना, होम्योपैथी, होम्योपैथी में क्या है, मैंने अक्सर देखा है कि 2 बूंद गिरा के देते हैं, तो ठीक हो ना हो मौज मार। अल्कोहल का, अल्कोहल का 2 बूंद गिरा के देते हैं बेटा वो दवाइयों में, मैंने ऐसा सुना है, आई जस्ट हर्ड, मैंने सुना है ऐसा कुछ, कि जो होम्योपैथी में अल्कोहल का बहुत इस्तेमाल होता है मेडिसिन में, दवाइयों में, ठीक है। चलो, तो अक्सर लोग जानबूझ के होम्योपैथी में जा रहे होते हैं। एक बुढ़ा आदमी लाठी पकड़ा हुआ अस्पताल जा रहा है, कौन से, होम्योपैथी वाले में, क्यों, 2 बूंद मिलेगा, मजाक कर रहा हूं। फिनोल आर यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक,
ठीक है, प्लास्टिक में, रिजाइंस में, ये पता क्या होता है रिजाइंस, रिजिन्स क्या होता है पता है, जो खाते हैं किसमिस, तो फिनॉल का यूज होता है किसमिस में, डाइज में, ड्रग्स, ड्रग्स यानी मेडिसिन, ठीक है, खुश मत हो, मेडिसिन एंड इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा चैप्टर को हमने खत्म किया। अब इसके बाद क्या करना है, दो ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन सुन लो, पहला ऑप्शन खुद से जाओ, पीवाईक्यू की बुक उठाओ, एक तरफ इस नोटबुक को रखो या एक तरफ इसके सारे जो जो मैंने पढ़ाया वो रखो, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो। या सबसे गजब तरीका, यूट्यूब पर जाओ, मैंने इस चैप्टर की पीवाईक्यू डाल रखी है, बहुत गजब चैप्टर आपने पढ़ लिया, यूट्यूब पे जाओ और मेरा अल्कोहल फिनॉल का पीवाईक्यू देख लो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका चैप्टर 99 या 100% रेडी है, फिर बाकी तो हम आगे रेडी करवा ही देंगे। तो ये काम जरूर करना आज घर पे कि पीवाईक्यू यूट्यूब वाली वीडियो से कर लेना, फिर चैप्टर आपका रेडी हो जाएगा और अल्कोहल फिनॉल हो जाएगा। इससे पहले मैंने हेलो अल्किन पढ़ाया था, हेलो अल्किन का भी सेम तरीका, उसका पीवाईक्यू वीडियो देख लेना। और प्लीज इग्नोर मत करना, आज मुझे सब मैसेज करना कि सर मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, सब मुझे मैसेज करेंगे आज, ठीक है। लव यू ऑल।